नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण। तो आज हम पढ़ेंगे प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट विज़िट कर लें, क्योंकि प्लेलिस्ट में क्या बहुत सारे आपके उपयोगी कोर्स वीडियो डले हुए हैं, देख लेना। तो चालू करते आज का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक चालू करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन कि साहब इंस्टॉक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो वीडियो चालू कर रहा हूँ, आप आंसर दीजिए कमेंट में और वीडियो के साथ बने रहिए और नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। आपके नोट्स भी बनते रहना चाहिए क्योंकि क्लासेस ज़्यादातर लगी नहीं है। उस हिसाब से हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं, फिर शॉर्ट में MCQ फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो साहब, प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध को सफल बनाने के लिए सभी सूत्र एक साथ काम करते हैं। यदि एक सूत्र भी उपेक्षित हो जाए तो प्रबंध सफल नहीं हो सकता। टोटल मिला के मैनेजमेंट के लिए ये सभी सिद्धांत जरूरी है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि एक भी अगर फेल हो जाता है इसमें से सिद्धांत तो हमारा काम नहीं बनेगा। इसलिए अगर हमको मैनेजमेंट करना है तो इन सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये कौन कौन सी चीज़ है? नियोजन, प्लानिंग, मतलब नियोजन को प्लानिंग बोलते हैं साहब, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है लेकिन वो का फ़ॉन्ट हो नहीं पाते हैं यार जल्दी जल्दी में, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना आप। तो नियोजन इसको बोलते हैं प्लानिंग, संगठित करना है इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फिर मानवीय संसाधनों की नियुक्ति, स्टाफिंग, निर्देशन करना, डायरेक्टिंग, संयोजित करना, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्ट देना, रिपोर्टिंग, बजट निर्माण यानी बजटिंग। तो नियोजन मतलब प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि काम कैसे, कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या होगा, इससे संबंधित। संगठित मतलब लोगों को हम इकट्ठा करते हैं, संसाधन जुटाते हैं। उसके बाद में हम आगे क्या करते हैं, हम स्टाफ लगाते हैं कि कौन कौन सा काम करेगा, हम नियुक्ति करते हैं, मतलब जो भी काम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। फिर निर्देशित करना, मतलब इसमें हम लोग देखते हैं मोटे तौर पे कि काम कैसा हो रहा है उसका निरीक्षण करते रहते हैं और एक तरफ हम जो भी स्टाफ है उसको भी नियोजित करते रहते हैं। फिर होता है संयोजित करना। संयोजित का मतलब सीधा सीधा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन के उनको कोऑर्डिनेट करते रहना है कि काम किस प्रकार होगा, कैसे होगा और कौन कौन से स्टेप में काम होगा, सभी प्रकार से आप संयोजित करते हैं। उसके बाद में आता है साहब रिपोर्टिंग करना। जब आपका ये ऊपर के सारे काम हो जाते हैं तो एंड में आता है रिपोर्टिंग करना। जब आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद में होता है बजट निर्माण। ये बजट निर्माण हम पहले ही प्लानिंग में शामिल कर लेते हैं बजट निर्माण को, तो हमें मालूम रहता है कि हमारे संबंधित जो भी कार्य है, प्रोजेक्ट है, जो भी योजना है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, कैसे क्या हम उसको आगे लेके चलेंगे। तो आज दोस्तों हम नियोजन, ये जो रेड कलर में कर रखा है ना नियोजन, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं क्योंकि इनको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता रहे। तो आज हम प्लानिंग को डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है प्लानिंग में क्या क्या करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट एक कला है, तो इसमें लोगों के बहुत सारे मत भी होंगे ही सही। तो देख लेते हैं साहब। तो सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है? कोई कार्य कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किसके द्वारा होगा, ये सब हम प्लानिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं। फिर एक हिसाब से प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है कि उत्साही, मानसिक एवं विकल्प निर्धारण प्रक्रिया। तो प्लानिंग क्या है? एक हिसाब से उत्साही है कि हम एक्साइटेड रहते हैं, काहे से मेंटली एक्साइटेड रहते हैं और हम विकल्प का निर्धारण कर लेते हैं कि हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे ये काम हो जाएगा। फिर दूसरा प्लानिंग का एक और क्या काम होता है? प्लानिंग हमेशा हमको हमारे काम की तरफ खींचती है। अगर हम कोई प्लानिंग बनाते हैं, जब जब हम प्लानिंग को देखते हैं हमें हमारा पूरा काम याद आ जाता है, हम किस स्तर पे हमें वो सब याद आ जाता है। तो प्लानिंग क्या करती है? उद्देश्य की तरफ हमारा ध्यान खींचती है। अनिश्चितता तथा जोखिम। तो अनिश्चित
अनिश्चितता तथा जोखिम, इसमें क्या होता है साहब कि जब भी अगर कोई सिस्टम होते हैं तो हमको पहले से पता रहता है कि ये यहाँ पे जोखिम आएगा, यहाँ पे हमको कैसे संसाधन जुटाने हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जो भी हमारी योजना होती है मतलब नियोजन होता है उसी के अंदर ये सब शामिल होते हैं। फिर मार्गदर्शन तथा समन्वय, तो ये भी हमको प्लानिंग के तहत ही पता पड़ जाता है कि साहब इसमें यहाँ पे ये त्रुटि है, इसके लिए हमको मार्गदर्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो ये सब प्लानिंग से जुड़े हुए हिस्से हैं। फिर परिशुद्धता, मूल्य, कठोरता में प्रतिरोधकता एवं वातावरणीय परिवर्तन कुछ कमियां हैं। तो प्लानिंग में भी कुछ कमी होती है। वो कैसी कमी होती है? सबसे पहली कमी होती है एक्यूरेसी की। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लानिंग करा और वो 100% वर्क करे और वैसी ही एक्यूरेसी आए। फिर आती है कठोरता। अगर आप प्लानिंग में ज़्यादा हार्डली यूज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो क्या होता है कि जो आपके नीचे के लेवल्स हैं, जैसे कि आपका कोई पार्टनर है, आप ज़्यादा हार्ड है वो सॉफ्ट है, तो बन नहीं पाती है ऐसे में, तो वहाँ पे प्लानिंग थोड़ी बहुत ख़त्म होने लगती है। फिर क्या होता है वातावरणीय परिवर्तन। अब वातावरणीय परिवर्तन जैसे कि मान लो कि आप ग्राउंड में काम कर रहे हैं, भूकंप आ गया, उसमें आपकी प्लानिंग क्या करेगी? बाढ़ आ गई, उसमें आपकी प्लानिंग क्या करेगी? और अगर आप उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं भूकंप के हिसाब से, और मान लो तूफान आ गया उसमें गिर गई, तो आपकी प्लानिंग क्या करेगी? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्लानिंग में कमियां बताती है। प्रतिरोधकता मतलब प्लानिंग का विरोध करने वाले, तो ध्यान रखना दोस्तों। अब प्लानिंग के प्रकार देख लेते हैं कि प्लानिंग हम कितने प्रकार से करते हैं। जैसे सामूहिक अनुभागी, मतलब हम ग्रुप प्लानिंग करते हैं साहब। निगम कौशलपूर्ण, मतलब एक पूरी की पूरी हम केस स्टडी करके प्लानिंग करते हैं। फिर संक्रियात्मक, मतलब ऑपरेशनल प्लानिंग होती है कि हाँ हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा ही करना चाहिए। फिर होती है दीर्घकालीन, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अल्पकालीन। फिर उद्देश्य निश्चित करना। उद्देश्य निश्चित करने का मतलब प्लानिंग में ही हम तय कर लेते हैं कि हमको क्या चीज़ करनी है और हम क्यों कर रहे हैं, हमको क्या चीज़ पानी है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब हम प्लानिंग के अंतर्गत ही कर लेते हैं। फिर सही अनुमान, अगर हम पहले कोई काम करते नहीं है, वास्तव में पहले हम सिर्फ प्लानिंग करते हैं। जैसे नेट की एग्ज़ाम देनी है तो हम आज प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तभी जाके वो नेट की एग्ज़ाम क्लियर होगी। तो ये वो एक पूर्व अनुमान है, अभी ना तो एग्ज़ाम आई है ना हमारी तैयारी हुई है। इसके बाद में आता है विकल्पों को उत्पन्न करना। तो विकल्प, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार चीज़ें और संसाधन होती नहीं है, तो हम बोलते हैं ना देसी भाषा में जुगाड़। तो हम जुगाड़ कैसे करेंगे उस चीज़ का, ये होता है विकल्पों को तैयार करना कि साहब यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं है या कोई संसाधन नहीं है तो हम उसकी क्या जुगाड़ कर सकते हैं, इसको बोलेंगे विकल्पों को उत्पन्न करना। फिर विकल्पों का मूल्यांकन, जो हमने वो साहब विकल्प बनाया है कि इसकी जगह ये काम कर लेगा, लेकिन वह कितना सही है और कितना गलत है, इस चीज़ का मूल्यांकन भी प्लानिंग के अंतर्गत ही होता है। फिर आता है विस्तार से वर्णन। विस्तार से वर्णन का मतलब आपकी जो भी प्लानिंग है आप उसको विस्तार से वर्णन जब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी प्लानिंग दूसरे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके उद्देश्य क्या है। तो इसलिए इसी में विस्तार से वर्णन भी प्लानिंग का ही एक प्रकार है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसके अंदर आपको न्यूज़पेपर, पीडीएफ, वीडियो से रिकॉर्डिंग जितनी भी वो नोटिफिकेशन है वो मिलेगी, नॉवेल्स मिलेंगे, और आपको मैगज़ीन वगैरह, करंट अफेयर, जो भी एक मतलब वन डे रिलेटेड होता है वो सारा मटेरियल आपको मिल जाता है। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। इसके बाद में आता है नियोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत, मतलब प्लानिंग के सिद्धांत कि हमारी प्लानिंग किस किस चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले उद्देश्य के लिए योगदान, मतलब हमारा जो भी एम है या जो भी उद्देश्य है उसके लिए हमारा कितना मतलब सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उसके लिए हम कितने डेडिकेट हैं, ये एक सिद्धांत है डेडिकेशन।
कि साहब हम उससे पूरी लगन से लगे रहेंगे, सब कुछ पूरे ईमानदारी से काम करेंगे, तभी हमारी प्लानिंग सक्सेस होगी और तभी हम आगे जा सकते हैं। योजनाओं की कार्यकुशलता मतलब हम कितने इफ़िशिएंसी तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कार्य करा और बिगड़ गया, हम उसको इतना परफेक्टली करते हैं कार्य को कि और मतलब उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। इसे कहते हैं योजना की कार्यकुशलता, क्योंकि हमने जो प्लानिंग करी हम उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। फिर आता है नियोजन का आधार वाक्य। अब ये क्या होता है आधार वाक्य? तो आधार वाक्य मतलब होता है प्रोमिसेस। जो भी हम प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग के तहत हमारे प्रोमिसेस होते हैं। मान लो आपने एक भवन बनाया तो भवन बनाने के लिए प्लानिंग करी, लेकिन प्लानिंग के साथ में ही एक सिद्धांत होता है प्रोमिसेस का, कि आप सामने वाले को प्रॉमिस करेंगे कि आप इतने टाइम में और ऐसा ऐसा भवन बना के देंगे, तो उसको बोलते हैं नियोजन का आधार वाक्य, मतलब एक हिसाब से प्रोमिसेस। फिर आता है नीति निर्धारण, कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे उसकी पूरी योजना, प्लानिंग का मतलब ही योजना होता है, लेकिन उसकी एक पूरी नीति बनाएंगे कि किस तरह से ये कार्य होगा, ये नीति निर्धारण में आता है। इसके बाद में एक सिद्धांत आता है ढांचा फ्रेमवर्क। तो हम पूरा ढांचा बनाते हैं साहब प्लानिंग के, पहले कार्य को करते नहीं हैं, पहले कार्य करने से पहले हम ढांचा बनाते हैं। मतलब एक हिसाब से पूरी पेपर पे प्लानिंग होती है, फिर उसको ग्राउंड लेवल पे उतारा जाता है। समय विकल्प, समय विकल्प का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके पूरी प्लानिंग समय पे डिपेंडिंग होती है। आपको कितने टाइम में वो कार्य पूरा करना है, समय इंक्लूड होता है, प्लस आप जिसके लिए कार्य कर रहे हैं उसको भी आप टाइम दे के रखते हैं। कि जैसे कि मान लो भवन बनाना है या कहीं मार्केट से कोई सामान ही लाना है, तो आप भी आपके घर पे बोल के जाते होंगे कि 2 घंटे में आ जाऊंगा, 2 घंटे में मैं ऐसा काम कर दूंगा। तो ये सब क्या समय निर्धारण होता है नियोजन में। इसके बाद में आता है सीमितता। सीमितता का मतलब ये है कि साहब हर चीज़ में सीमितता होती है, आपके प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं सीमितता होती है कि हाँ ये बस यहीं तक सीमित है। मतलब आप मान लो कि आपको एक भवन बनाना है, तो उसमें आपको 1 फ्लोर बनाना है कि 2 फ्लोर बनाना है, उस हिसाब से प्लानिंग होगी। अगर आप ऐसा नहीं है कि आपने 1 फ्लोर का बोला और आपने 10 बिल्डिंगें तान दी उसके ऊपर, तो जो पहले वाली प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी। इसलिए है ना सीमितता होती है प्लानिंग में, कि हाँ एक दायरा है, उस दायरे के अंदर ही प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद में आती है प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट, कि आप अगर सामने वाले को प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरा ये घर इतने से इतने तक बना के दे देंगे, तो उतने से उतने में पूरा, मतलब उतने से उतने टाइम ड्यूरेशन में पूरा आपको काम करके देना ही पड़ेगा। अगर आप काम करके देते हैं तो आपकी प्लानिंग बेस्ट से बेस्ट मानी जाती है। फिर आता है लचीलापन। तो प्लानिंग में थोड़ा बहुत लचीलापन भी ज़रूरी है। प्लानिंग में अगर लचीलापन होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी टीम है उसको भी आराम करने का मौका मिलेगा, प्लस खुशनुमा पूरा माहौल रहेगा, तो सभी लोग अच्छे से कार्य करेंगे फुल एक्यूरेसी से। इसके बाद में होता है मार्ग निर्देशन। तो जहाँ पे लोगों को नहीं आता है, जहाँ पे टीम मेंबर को कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनका मार्गदर्शन करना भी ज़रूरी है। तो उसमें है ना पूरा मार्गदर्शन, जो भी मोटिवेशन वो, और फिर आता है मार्ग निर्देश। तो मार्गदर्शन और मार्ग निर्देश में थोड़ा सा फर्क है। वो इतना कि मार्गदर्शन में आप उसको मोटिवेट भी करते हैं और रास्ता भी बताते हैं कैसे चलना है, लेकिन मार्ग निर्देश में आप उसको बताते हैं कैसे चलेंगे, किस प्रकार चलेंगे और क्यों चलेंगे, सभी चीज़ आप उसको डिफाइन करके बताते हैं। इसके बाद में आता है परिवर्तन एवं कौशलपूर्ण प्रतियोगिताएं। तो परिवर्तन मतलब आपकी प्लानिंग में अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी है तो आप उसको चेंज कर सके, नई प्लानिंग ऐड कर सके, ये होता है परिवर्तन। और फिर कौशलपूर्ण प्रतियोगिताएं मतलब टाइम पे प्रतियोगिता होनी चाहिए ताकि मनोरंजन बना रहे, लेकिन वो भी प्रतियोगिता उस प्लानिंग से रिगार्डिंग ही होना चाहिए और प्लानिंग के अंदर ही एक पूरा का पूरा सेगमेंट होना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर हम करेंगे। मतलब कोई सी भी प्रतियोगिता है इस चीज़ के ऊपर करेंगे तो इससे क्या कि इसमें जो भी एक्सपर्ट निकल के आएगा वो हमें इस जगह पे काम देगा, तो उसके अकॉर्डिंग
उसमें प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। जितने भी कंपटीशन है वो इसी हिसाब से होते हैं। जैसे सिंगिंग कंपटीशन है तो वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, तो वो लोग ज़्यादा करवाते हैं सिंगिंग कंपटीशन। क्यों करवाते? क्योंकि जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो वहाँ से निकल के आएगा, और निकल के आने के बाद में वहाँ पे अपनी सेवाएं देगा। कहीं पे अगर राइटिंग स्किल वाला है तो वो पब्लिशर करवाते हैं कि आप जितने भी पब्लिशर है वो मिलके एक कंपटीशन करवाएंगे, जो बेस्ट से बेस्ट स्किल वाला होगा वो उनके लिए लिखेगा। सेम इट इज़, हम भी हमारे कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्लानिंग करी, तो प्लानिंग में हम लोगों को ऐसे सिलेक्ट थोड़ी नहीं करेंगे, उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे जो उनसे स्किल चाहिए। प्रतियोगिता को आप कंपटीशन बोल सकते हो, और नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरव्यू बोल सकते हो। इंटरव्यू भी एक हिसाब से प्रतियोगिता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे कैंडिडेट को पूरी तरह से छांटा जाता है और फिर लिया जाता है। इसमें अगर हम आगे देखें तो नियोजन के सिद्धांत में, तो नियोजन के सिद्धांत केवल एक बार ही उपयोग होते हैं साहब, और नियोजन केवल एक बार ही उपयोग आने वाला स्थायी नियोजन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी प्लानिंग है आपकी वो एक बार ही उपयोग में आएगी, और एक बार ही ऐसे उपयोग में लाना है आपको साहब कि उसमें फिर कोई चेंजेस ना हो और आपको जो भी आपके उद्देश्य है वो मिले ही मिले। अब इसमें एक बार ही उपयोग आने वाली कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि कार्यक्रम का बजट, प्रोजेक्ट, समय सारणी और जो भी विधियां हैं, ये सब एक बार ही उपयोग में आने वाली योजनाएं हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसके जो भी सिद्धांत हैं, तो इन सिद्धांतों में क्या होता है कि कुछ एक बड़े बड़े लोग हैं साहब, उन्होंने अपने मत दिए। तो मत क्या दिए? जैसे कि GDH कोल, इनके अनुसार क्या होता है साहब कि बिना नियोजन के कोई भी कार्य पीरियड के, सॉरी इसको थोड़ी सी स्लाइड में मिस्टेक है, कि बिना नियोजन के कोई भी कार्य के पीरियड पर आधारित होगा, जिससे ग्राम शंका एवं अव्यवस्था उत्पन्न होगी। इसको दोस्तों सही कर लेना, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। GDS कोल ने बोला था कि कोई सा भी नियोजन या कोई सी भी प्लानिंग जब तक सक्सेस नहीं होगी, जब तक वो कोई से भी टाइम के अकॉर्डिंग ना होगी। अगर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम कोई काम जल्दी करेंगे या लेट करेंगे, या फिर हमारा जो भी कार्य है वह एक नियोजन के हिसाब से होगा ही होगा। अगर हमारे पास में प्लानिंग ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमको बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे, या तो हम कार्य को जल्दी करेंगे या कार्य को ज़्यादा धीमी गति से करेंगे, कन्फ्यूज़न होंगे। इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग होगी तो वो कार्य भी सही से होगा और समय भी मेंटेन सही से होगा। और प्लानिंग को हम क्या करते हैं कि मतलब हम कल जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य को हम किस प्रकार करेंगे, उस कार्य को भी हम प्लानिंग बोलते हैं। फिर आता है अर्नोल्ड टॉनबी के अनुसार, मनुष्य का एक लक्ष्य है कि वह योजना बनाता है। इस दृष्टिकोण से नियोजन करना अथवा योजना बनाना मानव आचरण के अत्यंत व्यापक रूप का बोधक है। विवेकपूर्ण क्रिया एवं दूरदर्शिता, तो इनके हिसाब से नियोजन जो भी प्लानिंग है साहब, वो क्या है कि हमारा मतलब स्वभाव ही, मनुष्य का तो स्वभाव ही प्लानिंग बनाना है। यहाँ बैठा है तो वो घूमने की प्लानिंग बना रहा होगा, पढ़ाई कर रहा है तो वो एग्ज़ाम की प्लानिंग बना रहा होगा, खाना खा रहा है तो कल क्या खाएगा वो इस चीज़ की प्लानिंग बना रहा होगा। तो ये तो हमारा आचरण है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है साहब, कि इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो भी प्लानिंग बनाते हैं उसके हिसाब से ही क्रियाएं करते हैं, और प्लानिंग हमेशा हम दूरदर्शिता को देखते हुए बनाते हैं, ताकि भविष्य में भी हमें अगर कोई, जैसे हम घूमने जा रहे हैं, हमने प्लानिंग बनाई कि साहब हम घूमने जा रहे हैं। अब घूमने तो गए हम, लेकिन वहाँ पे पहुँच के हमको लगा कि यार हम गलत जगह आ गए। अब क्या करेंगे? हमने हमारी योजना में थोड़ा सा बदलाव करा और वहीं की वहीं हमने उसको चेंज करके नियर बाय जो भी अच्छा घूमने वाला स्टेशन है हम वहाँ चले गए। तो इससे हमारी प्लानिंग भी सक्सेस हो जाएगी और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा घूमने का। तो यही होता है विवेकपूर्ण क्रिया एवं दूरदर्शिता, कि हम ऐसे ऑप्शन चूज़ करते हैं जहाँ सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल हो।
अब दोस्तों जानते ही हो यार, सेकंड ऑप्शन तो हर चीज़ में लगता है, सभी को लगता है। तो यही बोलना चाह रहे थे अर्नोल्ड टॉयबी। इसके बाद में हेंस एवं मेसी के अनुसार तो जो भी नियोजन एक क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक विचारधारा तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तो साहब ये सिद्धांत के बारे में इनने सबने अपनी अपने जो भी राय और मत थे वो व्यक्त कर दिए। तो इसमें क्या है साहब, नियोजन एक हिसाब से मतलब प्लानिंग क्या है, अपनी मेंटली जो भी प्रक्रिया है, और इसके अंदर हमारी जो भी एक्टिविटी रहती है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, विचारधारा, थिंकिंग और कल्पना, जो भी हम थिंकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसकी आवश्यकता होती है साहब हमको प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये हेंस एवं मेसी के अनुसार ये कथन थे। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या एकदम से ऐसे के ऐसे एग्ज़ाम में उठ के आ जाते हैं और एग्ज़ाम वाला धीरे से कह देता है ये किसने कहा था, हमको पता ही नहीं पड़ता कब कौन क्या कही है, क्योंकि ये आर्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि बहुत सारे लोग कहते भी रहते हैं, अभी तुम भी बोल रहे होंगे मन ही मन में कि ये क्या कह रहे हैं। तो बस ऐसे ही है कि जो खास खास लोगों ने बोला है इस चीज़ों को याद रखना, बाकी तो बोलते ही रहते हैं। अब नियोजन के संयुक्त कार्य। नियोजन मतलब हमारी प्लानिंग क्या करती है कि प्लानिंग सिंपल सी एक नहीं होती है। जो एक होती है ना, उसके अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं। वो एक प्लानिंग कितने सारे काम को लेके चलती है और क्या क्या काम करने पड़ते हैं कि वो सारे कार्यों को लेके चले। उसके लिए हमको आवश्यक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लक्ष्य निश्चित करना, निश्चित समय अवधि में लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय निर्धारण करना। तो वही बात आ गई कि सबसे पहले तो हमको प्लानिंग करने के लिए एम निश्चित करना पड़ेगा कि हमको क्या चीज़ चाहिए और उस चीज़ को कितने टाइम में चाहिए, ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लानिंग बनाएंगे। फिर आता है भविष्य निर्धारण, प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यावसायिक संभावना। तो जो भी भविष्य में आप देखना चाहते हैं, मतलब जो भी आप कल करने वाले हैं या 1 साल बाद आपको प्राप्त करना है या 6 महीने बाद आपको प्राप्त करना है, तो इसमें क्या है कि जो भी आप जितना भी प्रौद्योगिकी विकास वगैरह जो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको पढ़ने के लिए कंप्यूटर चाहिए, आपको कोई सी भी व्यावसायिक संभावना लगती है, मान लो आप किसी शॉप पे हैं, आपको आपका कंप्यूटर बेचना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे। होता तो है खूब सारी जगह पे सेल लगती है और बहुत सारे आइटम एक के साथ एक फ्री दिए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, व्यावसायिक संभावना। तो ये भविष्य की संभावना को देखते हुए वो सेल लगा देते हैं, वो ऑफर दे देते हैं। तो ये सब व्यावसायिक प्लानिंग में होता है। प्रौद्योगिकी विकास में क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी आज आपके पास में 2G है तो कल 3G आएगा, 3G नहीं तो 4G आएगा, 4G नहीं तो 5G आएगा। ये सब क्या टेक्नोलॉजी विकास है और ये सब क्या भविष्य को देखते हुए कर रहे हैं। वो आगे आने वाले टाइम पे आपके पास में 5G क्या 10G भी ही आएगा, लेकिन 10G एक भविष्य की अभी दूर की कड़ी है, लेकिन लोगों को पता तो है कि ये जनरेशन आएगा ज़रूर। जी का मतलब जनरेशन होता है, 5G मतलब 5th जनरेशन। तो उस हिसाब से वो मालूम तो पड़ेगा कि ये आना ज़रूर है। अब हम देखते हैं कार्यक्रम निर्धारण। तो प्लानिंग में हम सबसे पहले कार्यक्रम निर्धारित कर लेते हैं ताकि लक्ष्य जो भी हम प्राप्त कर रहे हो वो सही टाइम पे प्राप्त हो, उसमें देरी ना हो। तो कार्यक्रम किस हिसाब से होगा, कौन कौन कहाँ पे कार्य करेगा, सभी चीज़ इसमें शामिल होती है। फिर आता है बजट एवं संसाधन का अनुमान। तो बजट एवं संसाधन हम पहले से ही प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं और शामिल कर लेते हैं, और ये तत्व होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से कितना खर्च होगा और क्या क्या संसाधन यूज़ होंगे। फिर आता है नियोजन प्रलेख तैयार करना। तो प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हमारे मन में ही है और हम ही जानते हैं। उसका एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होगा और वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि सभी को पता लगे कि हमारी ये प्लानिंग है और हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। फिर आता है नियोजन क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम बनाना, कि हम हमारी प्लानिंग को ग्राउंड लेवल पे कैसे आएंगे, उसका पूरा कार्यक्रम बनाना भी प्लानिंग के अंतर्गत शामिल है। और ये सभी कार्य प्लानिंग के साथ साथ ही चलते हैं। तो ये सब संयुक्त कार्यों में आते हैं, इनका थोड़ा ध्यान देना। अब प्लानिंग के लाभ क्या है साहब, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये हमको जो भी हमारा कार्य है उसका एक मतलब ढांचा बनाने का कार्य करता है। जैसे क्रियान्वयन कार्य कैसे होगा, निर्देशन
किस किस को निर्देश देना पड़ेंगे, ये पूरा एक ढांचा तैयार होता है। तो हम प्लानिंग बनाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि किससे बात करनी है और किससे काम करवाना है। फिर सेवा प्रणाली एवं वित्त का नियंत्रण। प्लानिंग करने से क्या हमारी कॉस्ट में कमी आती है, ये जान के आपको भले ही थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन अगर हम एक परफेक्ट प्लानिंग करते हैं तो हमारा बजट भी डिसाइड होता है और हमारे कॉस्ट में चीज़ों को लेके कमी भी आती है। अगर हम भवन निर्माण में एक तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमको क्या रेंडमली खर्चे आते जाएंगे कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, अरे ये भी लाना था, अरे ये भी करना था। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको पता होता है मोस्टली कि हमें क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। जैसे कि हमारे साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम नेट पे कोई चीज़ ऑनलाइन सर्च करते हैं या ख़रीदते हैं तो क्या होता है कि साहब हम बस एक चीज़ देखते हैं और फिर दूसरी चीज़ देखने लग जाते हैं। लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं हम बस उसी चीज़ को देखते हैं, उसी चीज़ को खरीदते हैं और उसको बंद कर देते हैं। समय की बचत होती है, साथ साथ पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि जो भी डिस्काउंट या ऑफ़र देखना होता है उसी टाइम हम देख लेते हैं। और प्लस साथ में हमारे उद्देश्य की पूर्ति भी जल्द से जल्द हो जाती है और फालतू सोशल मीडिया पे टाइम भी बर्बाद नहीं होता। तो साहब ये हो गई भविष्य में असुविधा से बचना। तो जो भी अगर हम भविष्य को देख के प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे हम जो भी असुविधा होने वाली है, जैसे कि हम मान लो कि हमें कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है लेकिन हम पहले ही सोच लेते हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई माध्यम न मिला तो उसका विकल्प हम ढूंढ के रखते हैं, इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं। फिर कर्मचारी की बुद्धि एवं अनुभव का योजना क्रिया में उपयोग। जब भी हम किसी की नियुक्ति करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, एक इंटरव्यू लेते हैं, उसकी बुद्धि चेक कर लेते हैं उसमें, और बुद्धि चेक करने के बाद में उसका अनुभव देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इनने सिर्फ थ्योरी पढ़ी हो, थोड़ा ग्राउंड लेवल का प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। इसके बाद में आता है प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारण। तो हम जो भी प्राथमिकता देते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं, कौन सा कार्य पहले होगा कौन सा कार्य बाद में होगा, प्लानिंग के तहत हमको ये चीज़ पता पड़ जाती है। अब इसमें आप कुछ चीज़ देख लो कि नियोजक प्रबंधक की कार्यकुशलता का मापदंड है। जो भी मैनेजर है उसकी जो प्लानिंग होती है वो उसकी कुशलता का मापदंड होता है। ये बढ़िया एमसीक्यू है, इसको ध्यान रखना। और प्लानिंग का व्यवहारिक होना नितांत आवश्यक है। ये एक हिसाब से प्लानिंग के कार्य भी हो गए और एक बढ़िया एमसीक्यू भी हो गए। तो जो प्रबंधक है इसकी कार्य कुशलता का मापदंड क्या होता है, प्लानिंग होता है, नियोजन होता है। ध्यान रखना है इसको, ये पूछा जा चुका है इसलिए इनका कलर चेंज है। तो साहब जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतनी अच्छी एक्यूरेसी और उतना ही अच्छा मैनेजर होगा। फिर इसमें होता है व्यवहारिक होना नितांत आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्यूमेंटल हो, वो व्यवहारिक भी होना चाहिए, लोगों को समझ में भी आना चाहिए, सरल भी होना चाहिए और काम भी अपना पूरा होना चाहिए। अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। तो इंसडॉक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस बारे में देखो 1930 में 1930 में क्या हुआ था, 1930 में इफ्ला बना था, इफ्ला, ठीक है। और सितंबर 1951 में इंसडॉक की स्थापना हुई थी। इंसडॉक कहाँ है? ये इंसडॉक है हमारा नई दिल्ली में। किसके सहयोग से हुई थी? यूनेस्को के सहयोग से हुई थी, ठीक है। फिर 16 नवंबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस में, ठीक है, पेरिस में। तो ध्यान रखना है इसको। और 12 सितंबर 1986 को स्थापना हुई थी FID की, ठीक है। वैसे तो ये बन गया था 1895 में, पर हुआ क्या था कि उसके बाद इसके बहुत सारे नाम चेंज करे, पुनर्गठन करा और ये सारी उठापटक में फाइनली जो हम FID के नाम से जानते हैं, तो वो FID जो बना था वो बना था 12 सितंबर 1986। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ में, आगे आने वाले वीडियो में हम इन सिद्धांतों को और अच्छे से देखेंगे। अब इनको नहीं, अब अगला वाला सिद्धांत उठाएंगे
जो भी मैनेजमेंट का सिद्धांत है। और बस 1 या 2 वीडियो में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा लेंदी है, इसका ध्यान रखना। और दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।